हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है विजुअल प्रोसेस। इंट्रोडक्शन। विजुअल प्रोसेस उन एक्शंस की एक सीरीज है जो विजुअल परसेप्शन यानी देखने के एहसास के दौरान होते हैं। विजुअल प्रोसेस के दौरान आंखों द्वारा देखी गई किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर फोकस होती है, जिससे उस ऑब्जेक्ट का विजुअल परसेप्शन पैदा होता है। जब माहौल या एनवायरनमेंट में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर फोकस होती है, तो विजुअल स्पेक्ट्रम की एनर्जी को रेटिना के रॉड्स और कोन्स द्वारा कुछ केमिकल रिएक्शंस के जरिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स या इंपल्सेस में बदल दिया जाता है। रॉड्स और कोन्स से निकलने वाले इंपल्सेस ऑप्टिक नर्व के रास्ते सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में विजन यानी देखने की सेंसेशन पैदा होती है। इस तरह विजुअल सेंसेशन की प्रोसेस को इमेज फॉर्मेशन और न्यूरल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के आधार पर समझाया जाता है। इमेज फॉर्मिंग मैकेनिज्म, इमेज बनने का तरीका। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्ट यानी मुड़ी होती हैं और रेटिना पर एक फोकस पर लाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर इन्वर्टेड यानी उल्टी और साइड टू साइड रिवर्स्ड यानी दाया बाया बदला हुआ गिरती है। इसके बावजूद ऑब्जेक्ट हमें सीधा यानी अपराइट पोजीशन ही दिखता है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स द्वारा निभाए गए रोल की वजह से होता है। लाइट रेज को लेंस और कॉर्निया रिफ्रैक्ट करते हैं। रिफ्रैक्टरी पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। एक डायोप्टर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, जिसे मीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। कॉर्निया की फोकल लेंथ 24 mm होती है और रिफ्रैक्टरी पावर 42 D होती है। लेंस की फोकल लेंथ 44 mm होती है और रिफ्रैक्टरी पावर 23 D होती है। न्यूरल बेसिस ऑफ विजुअल प्रोसेस। रेटिना में विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं। रेटिना में रॉड्स और कोन्स होते हैं। इंसानी आंख में लगभग 6 मिलियन कोन्स और 12 मिलियन रॉड्स होते हैं। रॉड्स और कोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रेटिना के अलग अलग एरियाज में अलग अलग होता है। फोविया में सिर्फ कोन्स होते हैं और कोई रॉड नहीं होता। जब फोविया से रेटिना की पेरिफेरी की तरफ बढ़ते हैं तो रॉड्स की गिनती बढ़ती जाती है और कोन्स कम होते जाते हैं। रेटिना की पेरिफेरी पर सिर्फ रॉड्स मौजूद होते हैं और कोन्स एब्सेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रॉड सेल। रॉड सेल की बनावट। रॉड सेल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी लंबाई लगभग 40 to 60 mm और डायामीटर लगभग 2 mm होता है। हर एक रॉड 4 स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनती है। 1. आउटर सेगमेंट। रॉड सेल का आउटर सेगमेंट लंबा और पतला यानी स्लेंडर होता है, इसलिए ये रॉड जैसा दिखता है। ये पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स के काफी करीब होता है। रॉड सेल का आउटर सेगमेंट मॉडिफाइड सिलियम से बनता है और इसमें आजादी से तैरने वाली फ्रीली फ्लोटिंग फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क्स का एक ढेर होता है। हर रॉड में लगभग 1000 डिस्क्स होती हैं। रॉड सेल्स की डिस्क्स बंद स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनमें फोटोसेंसिटिव पिगमेंट रोडोप्सिन होता है। रोडोप्सिन इनर सेगमेंट में बनता है और आउटर सेगमेंट के अंदरूनी हिस्से में बनी नई मेम्ब्रेनस डिस्क्स में फिट कर दिया जाता है। नई डिस्क्स पुरानी डिस्क्स को बाहर की टिप की तरफ धकेलती हैं। पुरानी डिस्क्स को पिगमेंट एपिथेलियल लेयर की सेल्स द्वारा आउटर सेगमेंट की टिप से निगल यानी फेगोसाइटोसिस के जरिए लिया जाता है। इस तरह रॉड सेल का आउटर सेगमेंट लगभग हर वक्त नई डिस्क्स बनने से रिन्यू होता रहता है। नई डिस्क्स बनने की रफ्तार 3 to 4 पर आवर होती है। इनर सेगमेंट। इनर सेगमेंट आउटर सेगमेंट से एक मॉडिफाइड सिलियम के जरिए जुड़ा होता है। इनर सेगमेंट में कई तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की गिनती बहुत ज्यादा होती है। सेल बॉडी। इनर सेगमेंट से एक पतला फाइबर निकलता है जिसे रॉड फाइबर कहते हैं। ये एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के रास्ते आउटर न्यूक्लियर लेयर में जाता है और आउटर न्यूक्लियर लेयर में इस फाइबर का फूला हुआ हिस्सा सेल बॉडी या रॉड ग्रैन्यूल बनाता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है। साइनैप्टिक टर्मिनल। सेल बॉडी से एक मोटा फाइबर निकलता है जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में जाता है और एक छोटे और फूले हुए साइनैप्टिक टर्मिनल या बॉडी पर खत्म होता है। रॉड्स का साइनैप्टिक टर्मिनल बाइपोलर सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ साइनैप्स करता है। साइनैप्टिक वेसिकल्स में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोन सेल। कोन सेल की बनावट। कोन सेल एक विजुअल रिसेप्टर है जिसकी लंबाई 35 म्यू से 40 म्यू और डायामीटर लगभग 5 म्यू होता है। आमतौर पर कोन सेल फ्लास्क शेप्ड यानी सुराही जैसी होती है। रेटिना के अलग अलग हिस्सों में कोन्स की शेप और लंबाई बदलती रहती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फोविया में मौजूद कोन्स लंबी, पतली और लगभग रॉड्स जैसी होती हैं। रेटिना की पेरिफेरी यानी किनारों के पास कोन्स छोटी और चौड़ी यानी ब्रॉड होती हैं। रॉड्स की तरह कोन्स भी 4 हिस्सों से बनती हैं। 1. आउटर सेगमेंट, 2. इनर सेगमेंट, 3. सेल बॉडी, 4. सिनैप्टिक टर्मिनल। आउटर सेगमेंट।
आउटर सेगमेंट छोटा और कोनिकल यानी शंकु के आकार का होता है। इसमें रॉड्स की तरह अलग से मेम्ब्रेनस डिस्क्स नहीं होती। कोन्स में सेल मेम्ब्रेन के अंदरूनी मोड यानी इनफोल्डिंग्स ही सैक्यूल्स बनाते हैं, जो रॉड्स की डिस्क्स के बराबर होते हैं। कोन का आउटर सेगमेंट फोटोपिगमेंट इनर सेगमेंट में बनता है और सरफेस मेम्ब्रेन की इसी फोल्डिंग में शामिल हो जाता है, जिससे सैक्यूल बनता है। कोन के आउटर सेगमेंट का रिन्यूअल यानी नई बनना एक धीमी प्रोसेस है और ये रॉड्स से अलग होती है। ये कोन के आउटर सेगमेंट में कई अलग अलग जगहों पर होती है। इनर सेगमेंट। कोन्स में भी इनर सेगमेंट आउटर सेगमेंट से एक मॉडिफाइड सीलियम के जरिए जुड़ा होता है, जैसा रॉड्स में होता है। इस सेगमेंट में भी कई तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की गिनती यहां ज्यादा होती है। सेल बॉडी। इनर सेगमेंट से निकलने वाला कोन फाइबर मोटा होता है और ये एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के रास्ते इनर न्यूक्लियर लेयर में एंटर करता है। इनर न्यूक्लियर लेयर में कोन फाइबर सेल बॉडी या कोन ग्रैन्यूल बनाता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है। सिनेप्टिक टर्मिनल। कोन की सेल बॉडी से निकलने वाला फाइबर इनर न्यूक्लियर लेयर को छोड़कर आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में एंटर करता है। यहां ये एक फूले हुए सिनेप्टिक टर्मिनल या बॉडी के रूप में खत्म होता है। कोन सेल के सिनेप्टिक टर्मिनल में मौजूद सिनेप्टिक वेसिकल में भी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है। फंक्शंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स और कोन्स के काम। फंक्शंस ऑफ रॉड्स। रॉड्स लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनका थ्रेशहोल्ड लो होता है। इसलिए रॉड्स कम रोशनी यानी डिम लाइट विजन या रात की नजर या स्कोटोपिक विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन रॉड्स ऑब्जेक्ट्स की बारीकियां और किनारे पहचानने यानी विजुअल एक्यूटी या उनके रंग पहचानने में हिस्सा नहीं लेते। रॉड्स द्वारा विजन ब्लैक, व्हाइट या उनके कॉम्बिनेशन यानी ग्रे, मलीमेट होता है। इसलिए धुंधली रोशनी में रंगीन चीजें फीकी या ग्रेश दिखती हैं। फंक्शंस ऑफ कोन्स। लाइट स्टिमुलस के लिए कोन्स का थ्रेशहोल्ड हाई होता है। इसलिए कोन्स सिर्फ तेज रोशनी यानी ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से कोन सेल्स को ब्राइट लाइट विजन, दिन की नजर या फोटोपिक विजन के रिसेप्टर्स कहा जाता है। कोन्स ही एक्यूटी ऑफ विजन यानी नजर की तेजी और कलर विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक्रोमैटिक इंटरवल। जब एक डार्क रूम में किसी के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो उसे नहीं देख सकता। जब थोड़ी सी रोशनी होती है तो इंसान चीजों को देख सकता है, पर बिना किसी रंग के। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लेवल पर सिर्फ रॉड्स स्टिमुलेट होते हैं। जब रोशनी और बढ़ाई जाती है तो कोन्स का थ्रेशहोल्ड आ जाता है। अब इंसान चीजों को बेहतर डिटेल्स और रंगों के साथ देख सकता है। रॉड्स के थ्रेशहोल्ड और कोन्स के थ्रेशहोल्ड के बीच का अंतर यानी वो समय जब कोई चीज पहली बार दिखाई दी और जब वो रंग के साथ दिखाई दी, उसे एक्रोमैटिक इंटरवल कहते हैं। केमिकल बेसिस ऑफ विजुअल प्रोसेस। विजुअल प्रोसेस का केमिकल बेसिस रॉड्स और कोन्स में मौजूद फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स से जुड़ा होता है। इन पिगमेंट्स में होने वाली केमिकल रिएक्शंस रेटिना में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा करती हैं और इंपल्सेस यानी एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट करती हैं, जो ऑप्टिक नर्व के रास्ते ट्रांसमिट होते हैं। विजुअल रिसेप्टर सेल्स में होने वाले इन फोटोकेमिकल बदलावों को वॉल्ड विजुअल साइकिल कहा जाता है। रोडोप्सिन। रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल रॉड सेल्स का फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है। ये रॉड सेल्स के आउटर सेगमेंट में मौजूद मेम्ब्रेनस डिस्क्स में होता है। रोडोप्सिन की केमिस्ट्री। रोडोप्सिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 40,000 है। ये एक प्रोटीन जिसे ऑप्सिन कहते हैं और एक क्रोमोफोर से मिलकर बनता है। रोडोप्सिन में मौजूद ऑप्सिन को स्कोटोप्सिन कहा जाता है। क्रोमोफोर वो केमिकल सब्सटेंस है जो सेल में रंग पैदा करता है। रॉड सेल्स में मौजूद क्रोमोफोर को रेटिनल कहते हैं। रेटिनल विटामिन ए या रेटिनॉल का एल्डिहाइड होता है। रेटिनल हमें खाने से मिलता है और ये शरीर में खुद नहीं बनता। ये बीटा कैरोटीन जैसे कैरोटिनॉइड सब्सटेंसेस से मिलता है जो गाजर में होते हैं। रेटिनल 11 सिस रेटिनल के रूप में होता है जिसे रेटिनिन 1 कहते हैं। इंसानी आंखों में रेटिनिन 1 ही होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये रेटिनिन 2 से अलग है जो कुछ जानवरों की आंखों में मिलता है। 11 सिस फॉर्म की अहमियत यह है कि सिर्फ इसी फॉर्म में ये स्कोटोप्सिन के साथ जुड़कर रोडोप्सिन बना सकता है। रोडोप्सिन में फोटोकेमिकल बदलाव वॉल्ड विजुअल साइकिल। जब रेटिना को अलग करके अंधेरे में देखा जाता है तो रोडोप्सिन की वजह से रॉड्स लाल दिखते हैं। रोशनी पड़ने पर रोडोप्सिन ब्लीच हो जाता है और रंग पीला हो जाता है। जब रोडोप्सिन रेटिना पर गिरने वाली लाइट को अब्सॉर्ब करता है तो ये कई इंटरमीडिएट फोटोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए रेटिनिन और ऑप्सिन प्रोटीन में टूट जाता है। रोडोप्सिन द्वारा लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करने पर नीचे दिए गए बदलाव होते हैं। एक, सबसे पहले रोडोप्सिन बाथोरोडोप्सिन में टूटता है जो बहुत अनस्टेबल होता है। बाथोरोडोप्सिन लूमीरोडोप्सिन में बदलता है। लूमीरोडोप्सिन मेटारोडोप्सिन 1 में टूटता है।
मेटारोडॉप्सिन 1 मेटारोडॉप्सिन 2 में बदलता है। मेटारोडॉप्सिन 2 स्कोटॉप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनल में टूट जाता है। ऑल ट्रांस रेटिनल एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज और NADH2 की मौजूदगी में ऑल ट्रांस रेटिनॉल यानी विटामिन ए में बदल जाता है। मेटारोडॉप्सिन को आमतौर पर एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन कहा जाता है क्योंकि यही रॉड सेल्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। रोडॉप्सिन का रीसिंथेसिस, दोबारा बनना। सबसे पहले मेटारोडॉप्सिन 2 से मिला ऑल ट्रांस रेटिनल एंजाइम रेटिनल आइसोमेरेज के जरिए 11 सिस रेटिनल में बदल जाता है। 11 सिस रेटिनल तुरंत स्कोटॉप्सिन के साथ जुड़कर रोडॉप्सिन बना लेता है। ऑल ट्रांस रेटिनॉल यानी विटामिन ए भी रोडॉप्सिन के रीसिंथेसिस में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऑल ट्रांस रेटिनॉल रेटिनल आइसोमेरेज की मदद से 11 सिस रेटिनॉल में बदल जाता है। फिर ये 11 सिस रेटिनल बनता है जो स्कोटॉप्सिन के साथ मिलकर रोडॉप्सिन बनाता है। ऑल ट्रांस रेटिनॉल वापस ऑल ट्रांस रेटिनल में भी बदल सकता है। रोडॉप्सिन को सीधे ऑल ट्रांस रेटिनॉल यानी विटामिन ए और NADH2 की मौजूदगी में भी बनाया जा सकता है। हालांकि 11 सिस रेटिनल यानी रेटिनिन से रोडॉप्सिन का बनना 11 सिस रेटिनॉल यानी विटामिन ए के मुकाबले ज्यादा तेज होता है। फोटो ट्रांसडक्शन। विजुअल या फोटो ट्रांसडक्शन वो प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके जरिए लाइट एनर्जी को विजुअल रिसेप्टर्स में रिसेप्टर पोटेंशियल में बदला जाता है। दूसरे सेंसरी रिसेप्टर सेल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आमतौर पर -70 और -90 मिलीवोल्ट के बीच होता है। हालांकि विजुअल रिसेप्टर्स में अंधेरे या डार्कनेस के दौरान नेगेटिविटी कम हो जाती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग -40 मिलीवोल्ट होता है। ये सोडियम आयंस के इन्फ्लक्स या अंदर आने की वजह से होता है। आमतौर पर अंधेरे में सोडियम आयंस को रॉड सेल के इनर सेगमेंट से निकालकर ECF में पंप कर दिया जाता है, लेकिन ये सोडियम आयंस आउटर सेगमेंट की मेम्ब्रेन के रास्ते वापस रॉड सेल्स में लीक कर जाते हैं और रॉड सेल के अंदर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देते हैं। इस तरह सोडियम इन्फ्लक्स -40 मिलीवोल्ट तक के एक घटे हुए नेगेटिव पोटेंशियल को बरकरार रखता है। ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और इसे डार्क करंट भी कहा जाता है। रॉड सेल के आउटर सेगमेंट में सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में मौजूद साइक्लिक ग्वानोजीन मोनोफॉस्फेट CGMP की वजह से होता है। CGMP हमेशा सोडियम चैनल्स को खुला रखता है। सोडियम चैनल्स का बंद होना CGMP की कमी की वजह से होता है। रॉड सेल के अंदर सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को सोडियम पोटाशियम पंप द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जब रेटिना पर रोशनी गिरती है तो रोडॉप्सिन एक्साइट हो जाता है, जिससे रॉड सेल्स में रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होता है। फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल का फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड नीचे दिया गया है। जब रोडॉप्सिन द्वारा एक फोटॉन या लाइट एनर्जी का मिनिमम क्वांटम एब्जॉर्ब किया जाता है तो 11 सिस रेटिनॉल पहले बताई गई रिएक्शंस के जरिए मेटारोडॉप्सिन में टूट जाता है। मेटारोडॉप्सिन 2 को रोडॉप्सिन की एक्टिव फॉर्म माना जाता है। ये रिसेप्टर पोटेंशियल के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मेटारोडॉप्सिन 2 एक G प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसे ट्रांसड्यूसिन कहते हैं, जो रॉड डिस्क्स में मौजूद होता है। एक्टिवेटेड ट्रांसड्यूसिन एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसे साइक्लिक ग्वानोजीन मोनोफॉस्फेट फॉस्फोडाइएस्टरेज कहते हैं। ये भी रॉड डिस्क्स में होता है। एक्टिवेटेड CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज CGMP को 5-GMP में तोड़ देता है। अब रॉड सेल में CGMP की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। CGMP की कॉन्सेंट्रेशन में कमी तुरंत विजुअल रिसेप्टर्स की मेम्ब्रेन में मौजूद सोडियम चैनल्स को बंद कर देती है। सोडियम चैनल्स के अचानक बंद होने से सोडियम आयंस की एंट्री रुक जाती है, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होता है। पोटेंशियल -70 से -80 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। ये सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से होता है। इस तरह विजुअल रिसेप्टर्स में रिसेप्टर पोटेंशियल की प्रोसेस अपने आप में अनोखी है। जब दूसरे सेंसरी रिसेप्टर्स एक्साइट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स डीपोलराइजेशन के रूप में होता है, लेकिन विजुअल रिसेप्टर्स में ये रिस्पॉन्स हाइपरपोलराइजेशन के रूप में होता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन की अहमियत। विजुअल रिसेप्टर सेल्स में हाइपरपोलराइजेशन सिनेप्टिक ट्रांसमीटर ग्लूटामेट के रिलीज को कम कर देता है। इससे बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियोनिक सेल्स में रिस्पॉन्स डेवलप होता है ताकि एक्शन पोटेंशियल्स ऑप्टिक पाथवे के जरिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ट्रांसमिट हो सकें। फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स इन कोन्स। कोन सेल्स में फोटोसेंसिटिव पिगमेंट 3 तरह के होते हैं, जिनके नाम हैं पोरफिरोप्सिन, आयोडोप्सिन और सायानोप्सिन। हर तरह के कोन में इनमें से सिर्फ एक ही पिगमेंट मौजूद होता है। कोन सेल का फोटो पिगमेंट भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो एक प्रोटीन और एक क्रोमोफोर से मिलकर बनता है। कोन पिगमेंट के प्रोटीन को फोटोप्सिन कहते हैं, जो रोडोप्सिन के प्रोटीन पार्ट स्कोटोप्सिन से अलग होता है।
हालांकि कोन पिगमेंट का क्रोमोफोर रेटिनाल ही होता है जो रोडोप्सिन में मौजूद होता है। हर तरह का कोन पिगमेंट एक खास लाइट के लिए सेंसिटिव होता है और एक खास वेवलेंथ पर अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिखाता है। इसकी डिटेल्स टेबल 16.2 में दी गई हैं। कोन सेल्स में फोटो ट्रांसडक्शन की सारी प्रोसेसेस रॉड सेल्स के ही जैसी होती हैं। डार्क एडेप्टेशन। डेफिनेशन। डार्क एडेप्टेशन वो प्रोसेस है जिससे इंसान कम रोशनी में चीजों को देखने के काबिल हो जाता है। अगर कोई इंसान तेज रोशनी वाले इलाके से कम रोशनी वाले कमरे डार्क रूम में जाता है तो वो कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है, यानी उसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी आंखें अडेप्ट हो जाती हैं और वो धीरे धीरे चीजों को देखना शुरू कर देता है। डार्क अडेप्टेशन का मैक्सिमम ड्यूरेशन लगभग 20 मिनट होता है। डार्क अडेप्टेशन के कारण। डार्क अडेप्टेशन आईबॉल में होने वाले नीचे दिए गए बदलावों की वजह से होता है। रोडोप्सिन के रीसिंथेसिस के नतीजे में रॉड्स की सेंसिटिविटी बढ़ना। डार्क अडेप्टेशन के लिए चाहिए गया समय काफी हद तक रोडोप्सिन के रीसिंथेसिस के समय पर निर्भर करता है। तेज रोशनी में ज्यादातर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ब्लीच या टूट जाते हैं, लेकिन कम रोशनी में रोडोप्सिन की एक खास मात्रा को दोबारा बनाने में कुछ समय लगता है, जो रॉड्स के सही काम करने के लिए जरूरी है। डार्क अडेप्टेशन कोन्स में भी होता है। प्यूपिल का फैलना। डार्क अडेप्टेशन के दौरान प्यूपिल के फैलने से आंख में ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर पाती है। रेड ग्लास का इस्तेमाल। रेडियोलॉजिस्ट्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स और वो लोग जिन्हें कम रोशनी में मैक्सिमम विजुअल सेंसिटिविटी की जरूरत होती है, वो डिम लाइटेड एरिया में जाने से पहले लाल रंग का चश्मा या रेड ग्लास पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेक्ट्रम की रेड लाइट रॉड्स को बहुत कम स्टिमुलेट करती है, जबकि कोन्स को अच्छी तरह काम करने देती है। इस तरह रेड गॉगल्स पहनने वाला इंसान तेज रोशनी में भी अच्छी तरह देख सकता है और जैसे ही वो कम रोशनी वाले एरिया में एंटर करता है, वो तुरंत चीजों को साफ देख पाता है। डार्क अडेप्टेशन कर्व। डार्क अडेप्टेशन कर्व वो कर्व है जो लाइट स्टिमुलस या इल्यूमिनेशन के थ्रेशहोल्ड और अंधेरे में बिताए गए समय यानी टाइम के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। प्रोसीजर, तरीका। डार्क अडेप्टेशन कर्व प्राप्त करने का एक्सपेरिमेंट एक पूरी तरह से अंधेरे रूम में किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को एक तेज रोशनी दिखाई जाती है ताकि रेटिना के ज्यादातर पिगमेंट ब्लीच या टूट जाएं। सब्जेक्ट लगभग 5 से 7 मिनट तक एक अंधेरे बैकग्राउंड पर 420 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली तेज चमकती लाइट को सीधा देखता है। इसके बाद तेज रोशनी को बंद कर दिया जाता है और सब्जेक्ट अंधेरे में होता है। अब एक हल्की धुंधली रोशनी पैदा की जाती है। तुरंत इस धुंधली रोशनी को पहचानने के लिए एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड या स्टिमुलस की कम से कम ताकत या लाइट की मिनिमम इंटेंसिटी को लाइट एडजस्ट करके पता लगाया जाता है। तेज रोशनी बंद करने और धुंधली रोशनी पहचानने के बीच का टाइम इंटरवल नोट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड को दोबारा मापा जाता है और बीता हुआ समय नोट किया जाता है। ये प्रोसीजर लगभग 30 मिनट तक दोहराया जाता है। जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है तो रिजल्ट्स को प्लॉट किया जाता है और डार्क अडेप्टेशन कर्व मिल जाता है। पार्ट्स ऑफ डार्क अडेप्टेशन कर्व। डार्क अडेप्टेशन कर्व बाइफेजिक होता है। कर्व का पहला हिस्सा फोटोपिक विजन के थ्रेशहोल्ड को दर्शाता है, जो कोन अडेप्टेशन की तरफ इशारा करता है। कर्व का दूसरा हिस्सा स्कोटोपिक विजन के थ्रेशहोल्ड को दिखाता है, जो रॉड अडेप्टेशन को दिखाता है। कोन अडेप्टेशन। ये पहला फेज काफी तेज होता है और 8 से 10 मिनट में पूरा हो जाता है। इस दौरान थ्रेशहोल्ड 2 से 3 लॉग यूनिट्स तक कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अंधेरे कमरे में आंख की सेंसिटिविटी 8 से 10 मिनट के अंदर 1000 गुना बढ़ जाती है। इस समय तक कोन्स अडेप्ट हो जाते हैं। रॉड कोन ब्रेक। पहले फेज के बाद कर्व के स्लोप में अचानक बदलाव आता है और कर्व के इस पॉइंट को रॉड कोन ब्रेक कहते हैं। रॉड कोन ब्रेक उस पॉइंट को दर्शाता है जहां रॉड्स की सेंसिटिविटी कोन्स की सेंसिटिविटी से ज्यादा होने लगती है और कर्व का बाकी हिस्सा रॉड्स के लगातार होने वाले अडेप्टेशन से तय होता है। इस फेज के दौरान थ्रेशहोल्ड मजीद 5 से 6 लॉग यूनिट्स कम हो जाता है, यानी कि अंधेरे कमरे में आंख की सेंसिटिविटी 20 से 30 मिनट के अंदर 1 लाख से 10 लाख गुना बढ़ जाती है। इस समय तक रॉड्स पूरी तरह से अडेप्ट हो जाते हैं। लाइट अडेप्टेशन। लाइट अडेप्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें आंखें बढ़ी हुई रोशनी यानी इंक्रीज्ड इल्यूमिनेशन के मुताबिक ढल जाती हैं। जब कोई इंसान कम रोशनी वाले इलाके से तेज रोशनी वाले एरिया में एंटर करता है, धूप 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 तो उसे तेज रोशनी के चौंधियाने वाले असर यानी डैज़लिंग इफेक्ट की वजह से बेचैनी महसूस होती है। कुछ समय बाद जब आंखें लाइट के लिए अडेप्ट हो जाती हैं, तो वो बिना किसी तकलीफ के अपने आसपास की चीजों को देख पाता है। ये महज डार्क अडेप्टेशन का खत्म होना है। लाइट अडेप्टेशन का मैक्सिमम पीरियड लगभग 5 मिनट होता है। लाइट अडेप्टेशन के कारण। लाइट अडेप्टेशन के 2 मुख्य कारण हैं। एक, रॉड्स की सेंसिटिविटी कम होना।
लाइट अडेप्टेशन के दौरान रॉड्स की सेंसिटिविटी घट जाती है। ये रोडोप्सिन के टूटने यानी ब्रेकडाउन की वजह से होता है। प्यूपिल का सिकुड़ना। प्यूपिल के सिकुड़ने से आंख में दाखिल होने वाली लाइट रेज की मात्रा यानी क्वांटिटी कम हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस को उस विजन के लॉस यानी नुकसान के रूप में डिफाइन किया जाता है जो तब होता है जब माहौल में रोशनी कम हो जाती है। इसे निक्टैलोपिया या डिफेक्टिव डिम लाइट यानी स्कोटोपिक विजन भी कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस के कारण नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, जो रॉड्स के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए की कमी नीचे दिए गए कारणों से होती है। ऐसी डाइट लेना जिसमें विटामिन ए की मात्रा कम हो। इंटेस्टाइन से विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन में कमी आना। विटामिन ए की कमी से कोन्स का फंक्शन भी खराब हो जाता है। लंबे समय तक चलती आ रही कमी से रॉड्स और कोन्स में एनाटॉमिकल बदलाव यानी शारीरिक बनावट में बदलाव होने लगते हैं और आखिर में रेटिना की दूसरी लेयर्स का डीजेनरेशन यानी खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए रेटिनल फंक्शन को सिर्फ तभी वापस लाया जा सकता है अगर विजुअल रिसेप्टर्स के डीजेनरेट होने से पहले विटामिन ए का इलाज दे दिया जाए। इलेक्ट्रिकल बेसिस ऑफ विजुअल प्रोसेस, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। डेफिनेशन: इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम रेटिना में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिकॉर्ड है। जब लाइट रेज रेटिना को स्टिम्युलेट करती है तो पोटेंशियल चेंजेस की एक खास सीक्वेंस पैदा होती है जिसे ईआरजी के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रेटिनल डिसऑर्डर्स को पहचानने में मददगार है, जैसे कोन डिस्ट्रोफी, कोन्स का डीजेनरेशन होना, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, पिगमेंटेड रेटिनल एपिथेलियल सेल्स की हाइपर एक्टिविटी जिससे फोटो रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं और अंधापन आ जाता है। ईआरजी रिकॉर्ड करने का तरीका: इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम को एक गैल्वेनोमीटर या किसी सही रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड को आंख की कॉर्निया पर उसकी नॉर्मल आगे और ऊपर देखती हुई पोजीशन में रखा जाता है। इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड को शरीर की किसी भी नम यानी मॉइस्ट जगह पर रखा जाता है, जैसे मुंह के अंदर। ईआरजी की वेव्स। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम में 4 वेव्स होती हैं: ए, बी, सी और डी। ए वेव अकेली नेगेटिव वेव है और बाकी तीनों पॉजिटिव वेव्स हैं। ए, बी और सी वेव्स तब पैदा होती हैं जब लाइट स्टिमुलस रेटिना पर गिरता है। डी वेव तब पैदा होती है जब लाइट स्टिमुलस को रोक दिया जाता है। ए और बी वेव्स रॉड्स और कोन्स से पैदा होती हैं। सी वेव पिगमेंट एपिथेलियल लेयर से पैदा होती है। डी वेव इनर न्यूक्लियर लेयर से पैदा होती है। एक्यूटी ऑफ विजन यानी नजर की तेजी। एक्यूटी ऑफ विजन आंख की वो क्षमता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की प्रिसाइज शेप यानी सही आकार और उसकी बारीकियां तय की जाती हैं। इसे विजुअल एक्यूटी भी कहा जाता है। विजुअल एक्यूटी को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि ये एक साथ रखी गई 2 ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग पहचान करने की क्षमता है। रेटिना के कोन्स ही एक्यूटी ऑफ विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। विजुअल एक्यूटी सबसे ज्यादा फोविया सेंट्रालिस में दिखाई देती है क्योंकि उसमें सिर्फ कोन्स होते हैं। रिफ्रैक्टरी एरर्स के दौरान ये बहुत कम हो जाती है। टेस्ट फॉर विजुअल एक्यूटी यानी विजुअल एक्यूटी का टेस्ट। एक्यूटी ऑफ विजन को दूर की नजर यानी डिस्टेंट विजन के साथ साथ पास की नजर यानी नियर विजन के लिए भी टेस्ट किया जाता है। अगर दूर की चीज या पास की चीज देखने में कोई परेशानी होती है तो उस डिफेक्ट को रिफ्रैक्टिव एरर यानी रिफ्रैक्टिव एरर कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स को चैप्टर 171 में अलग से समझाया गया है। डिस्टेंट विजन यानी दूर की नजर। आंख के रिफ्रैक्टिव एरर्स की डायग्नोसिस में दूर की नजर की विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए स्नेलन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नियर विजन यानी पास की नजर। पास की नजर की विजुअल एक्यूटी टेस्ट करने के लिए जेगर चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है।